सिविक्स का पहला चैप्टर है द यूनियन लेजिस्लेचर। इसी को हम बोलते हैं द यूनियन पार्लियामेंट, यानी सेंटर पर जो लेजिस्लेचर का वर्क करती है, लेजिस्लेट करती है, लॉज बनाती है, उसको अपनी कंट्री में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट, हिंदी में संसद कहते हैं। अलग अलग कंट्रीज में इनके अलग अलग नेम है। यही हमारा चैप्टर है। इसका सिलेबस क्या है? इकलौता चैप्टर है सिविक्स का जो सेमेस्टर 1 में आना है। इसका सिलेबस क्या है? सबसे पहले हमें जानना है मीनिंग ऑफ फेडरल सेटअप इन इंडिया। इंडिया का जो फेडरल सेटअप है उसका क्या मतलब है। फिर लोकसभा, लोकसभा में क्या पढ़ना है? लोकसभा का टर्म, उसका कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, ठीक। और यही चीज जो है हमको राज्यसभा के लिए पढ़नी है। यही चीजें किसके लिए पढ़नी है? राज्यसभा के लिए पढ़नी है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, पार्लियामेंट में कैसे कामकाज होते हैं, अ ब्रीफ आइडिया ऑफ सेशंस, कोरम, क्वेश्चन आवर, एडजर्नमेंट एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक। और स्पीकर के पहले फंक्शंस एंड इलेक्शंस पढ़ने होते थे, अब केवल देखना है कि उसका इलेक्शन कैसे होता है, ठीक। इसके बाद में पढ़ना है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट में दोनों चीजें आ जाती हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उनका हमें पावर और फंक्शंस पढ़ना है। बट सारे पावर और फंक्शंस नहीं पढ़ने। कौन कौन से पढ़ने? केवल लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, ठीक, ये दो पढ़ने हैं। और कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, कैसे वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करती है, ठीक। और एक्सक्लूसिव पावर कौन कौन से हैं? दोनों हाउसेस के अलग अलग, ठीक है। इतना ही सिलेबस है, रिवाइज्ड लेटेस्ट सिलेबस, जहां से हमारे क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहले है ना कि मीनिंग ऑफ फेडरल सेटअप इन इंडिया, तो फेडरल सेटअप क्या होता है ये जानो कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बेस पे, ठीक, गवर्नमेंट दो तरीके की होती है। एक होती है फेडरल, एक होती है यूनिटरी, ठीक। अलग अलग बेसिस पे गवर्नमेंट के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के बेसिस पे ले लो तो दो तरह की गवर्नमेंट मिलेगी। एक होगी आपकी रिपब्लिक और एक होगी मोनार्क वाली। जैसे इंडिया रिपब्लिक है क्योंकि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट है वो क्या होता है? वो इलेक्ट होता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, बट वो इलेक्ट होता है, इलेक्शन होकर के बनते हैं। बट अगर ब्रिटेन का आप ले लो, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो वो इलेक्ट नहीं होता है, वो हियरार्की में बनता है, ठीक है। ऐसे ही इस पर है कि जो है, जो रियल रिप्रेजेंटेटिव होता है पीपल का, वो कैसा है? यानी उसको आप कह सकते हो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैसे बनता है? इस बेस पे दो तरीके की गवर्नमेंट होती है। एक होती है आपकी डेमोक्रेटिक, एक होती है नॉन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन के थ्रू बनते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन के थ्रू नहीं बनते हैं, ठीक। जैसे इंडिया में क्या है? इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है अपने यहाँ, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, तो उनका इलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब अगर मान लो इलेक्शन ना हुआ होता, वो एक मोनार्क होते, एक डिक्टेटर होते, इस तरीके से, तो फिर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती, ठीक। यहाँ पर हमको किस बेस पे ये देखना है कि सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है उनके बेस पर ये दो टाइप है, फेडरल और यूनिटरी। तो ये क्या होते हैं? फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? जिसमें पावर जो है वो डिवाइड करी गई होती है, किसमें? सेंटर और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते थे सेंटर एंड स्टेट के बीच में, बट यहाँ पे कुछ और चीजें आ जाती हैं। जैसे अपने यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है, यानी हमारे यहाँ पे जो है 3 टायर सिस्टम है। गवर्नमेंट का कितना कैसा है? 3 टायर सिस्टम है, ठीक। यानी सेंटर है, स्टेट है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है। और पावर जो डिवाइड होती है वो कैसे डिवाइड होती है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि किसको कितनी पावर अलॉट करी गई है। इसका एग्जाम्पल यूएसए है, इंडिया भी इसका एग्जाम्पल है, बट इंडिया के साथ कुछ स्पेशल है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा है यूनिटेरी गवर्नमेंट। यूनिटेरी में क्या होता है? यहाँ पे केवल गवर्नमेंट एक लेवल की होती है, यानी यहाँ पे ये 3 टायर सिस्टम नहीं होता है, बट रूलिंग के लिए उसके सब यूनिट्स बनाए गए होते हैं। लेकिन सब यूनिट्स जो होते हैं वो इसी 1 लेवल की गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके सबऑर्डिनेट होते हैं,
जैसे आप कंजंक्शन सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट पढ़े हो, तो फेडरल वाले में कोऑर्डिनेट होता है, बट यहाँ पे सबऑर्डिनेट होता है, मतलब डिपेंडेंट होते हैं वो अपनी पावर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे। बट फेडरल में वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, वो अपने पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते हैं, राइट। तो इनका जो पावर है, इनका पावर डेलीगेट कौन करता है? सेंटर। और इसलिए वो कभी भी इनके पावर को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है यूनिटेरी गवर्नमेंट में। यूनिटेरी गवर्नमेंट एग्जांपल आपको जापान में मिलेगा, फ्रांस में मिलेगा और इंग्लैंड में मिलेगा, ठीक। चलो अब देखते हैं कुछ और फीचर्स देख लेते हैं जो फेडरलिज्म के फीचर हैं, यानी जो फेडरल सेटअप के फीचर हैं, इनमें क्या क्या है। पहला देखो, दो या दो से ज्यादा लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के और वो सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं। जैसे अगर इंडिया को देखोगे तो इंडिया में अगर आप स्टेट लेवल पर आओगे तो यूपी की गवर्नमेंट, ठीक है, और सेंटर की गवर्नमेंट, ठीक है, सेंटर की गवर्नमेंट, मतलब चाहे सीएम हो यहाँ के योगी आदित्यनाथ और चाहे पीएम हो मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पीपल तो सेम है। मतलब यूपी की जनता को ये तो गवर्न कर ही रहे हैं, बट ये भी इनका भी तो यहाँ यूपी की जनता को ही ये भी तो गवर्न करते हैं। मतलब इसके अलावा और भी स्टेट्स की पीपल है, बट यूपी की भी तो है, नहीं सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं। बट ईच लेवल हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन सबका अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन है। मतलब ज्यूरिसडिक्शन मतलब कह सकते हो कि एक एरिया है कि या एक सबकी लीगल अथॉरिटी है कि तुम इतने मैटर पर ही तुम रूल करोगे, इतने मैटर पर ही तुम गवर्न करोगे। अब इनका जो अच्छा यही जो लीगल अथॉरिटी यानी जो इनका ज्यूरिसडिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया रहता है। मतलब ये नहीं है कि हाँ कौन कितना करेगा, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, देश के संविधान में लिखी हुई है। अगर मान लो इन लीगल अथॉरिटीज के प्रैक्टिस में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक, तो उसके लिए कोर्ट्स हैं, ठीक, और वो कोर्ट्स क्या करेंगे? उस मैटर को सेटल करेंगे। तो इंडिपेंडेंट कोर्ट होते हैं। अब एक चीज और भी है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट रह सके, इसके लिए क्या होता है, इनके लिए जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है वो भी सेट करे गए होते हैं कि कौन कहां से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, ठीक। तो इनकी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, ठीक है, मतलब फाइनेंशियली ये फ्री हो सके। ऐसा नहीं है कि स्टेट की गवर्नमेंट है वो हमेशा डिपेंडेंट हो सेंटर पे। अगर डिपेंडेंट रहेगी तो फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ बन पाएगा। तो इसलिए सबकी जो है जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो भी डिमार्केट होते हैं, ठीक। और ये भी है कि जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के वो यूनिलैटरली चेंज नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि मान लो सेंटर है तो सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन को अकेले बदल दे, ऐसा। और कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देने मतलब उसके जो फंडामेंटल प्रोविजन है, जो मेन चीजें हैं, उसको अकेले नहीं बदल सकता है। तो ये क्या होते हैं, ये फेडरलिज्म के फीचर्स हैं। अब इंडिया को हम देख लेते हैं, ठीक है, कि इंडिया किस तरीके का, इंडिया में कैसा सेटअप है। तो इंडिया जो है ऑप्टेड फॉर अ फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी बायस। मतलब फेडरल सिस्टम तो इंडिया ने ऑप्ट किया हुआ है, लेकिन ये इसमें यूनिटरी एलिमेंट्स भी हैं। इसीलिए इंडिया को या तो क्वेसी फेडरल बोलते हैं और या कहते हैं फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। मतलब देखने में तो इंडिया फेडरल लगती है, बाहर से देखोगे तो इंडिया फेडरल लगती है, बट अंदर से देखोगे मतलब इंटरनली अगर देखोगे तो ये यूनिटरी टाइप की गवर्नमेंट है। मतलब आपको सेंटर और स्टेट देखने को मिलेगा, लेकिन कई सारे ऐसे फीचर हैं जो यूनिटरी बनाती है। तो यहाँ पे मैंने दोनों फीचर लिख दिए कि इंडिया देखो ना तो पूरी तरीके से फेडरल है और ना पूरी तरीके से यूनिटरी है। फेडरल में क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब सेंटर डिवीजन ऑफ जो भी पावर्स है सेंटर और स्टेट में उनकी ज्यूरिसडिक्शन डिवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, और जो कि जिसमें रिजिड फीचर्स हैं। रिजिड फीचर्स वो हैं कि जैसे जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं वो सिंगल हैंडेडली चेंज नहीं करे जा सकते, ठीक। ये रिजिड फीचर्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे लॉ जो हैं वो आसानी से बदले जा सकते हैं, ठीक। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो फेडरल फीचर्स की एक क्वालिटी होती है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक। वो इसलिए रखी जाती है कि मान लो सेंटर और स्टेट के बीच में किसी मैटर को लेकर के डेडलॉक हो जाए तो कोई तो इंडिपेंडेंट उसमें होना चाहिए, कोई तो एब्सोल्यूट होना चाहिए जो उस मैटर को सॉल्व करा सके। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल का मतलब होता है जैसे आप यहाँ पे देखोगे लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेज है, तो बाई माने दो होता है ना, तो
कैमरल कमरा कह सकते हो। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है जिसमें लोकसभा जो है वो इंडिया के पीपल को रिप्रेजेंट करती है और राज्यसभा जो है वो इंडियन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सारे फीचर्स किसके हैं? फेडरल फीचर्स है, मतलब इन इन बेसिस पे इंडिया जो है वो फेडरल है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसा है? पावर का डिवीजन तो है, लेकिन उन पावर के डिवीजन में भी कई जगह ऐसा किया गया है कि कुछ सुपीरियरिटी जो है वो सेंटर को दे ही दी गई है, ठीक। और देखो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है विद फ्लेक्सिबल फीचर्स, मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स है, रिजिड भी उसमें है और फ्लेक्सिबल भी, मतलब बहुत सारे उसमें लॉ जो हैं आर्टिकल्स वो रिजिड फीचर्स में है, बट बहुत सारे जो हैं फ्लेक्सिबल में हैं, जो कि सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं। और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ के जो स्टेट्स हैं वो इसलिए ऑथराइज नहीं है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बना ले। कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है पूरी कंट्री में और ये यूनिटरी फीचर होता है, उसी में उनके जो ज्यूरिसडिक्शन है वो डिमार्केट करके रखे गए हैं। सिंगल सिटीजनशिप है। अब देखो अमेरिका जो है फेडरल है, वहां पे डुअल सिटीजनशिप पाओगे। जैसे वहां पे अगर मान लो कोई टेक्सास में रहता है तो वो टेक्सास का भी सिटीजन है और यूएसए का भी सिटीजन है, उसको डुअल सिटीजनशिप मिलती है। बट यहाँ पे मान लो आप एमपी में रह रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप एमपी के भी सिटीजन हो और इंडिया के भी सिटीजन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया के हो, तो ये सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में है। और क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि मान लो कोई 4 स्टेट हैं, कोई 4 स्टेट हैं, अब इनकी पॉपुलेशन सेम नहीं है, इनकी पॉपुलेशन क्या है? सेम नहीं है। तो यहां से जो राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे पार्लियामेंट में वो भी सेम नहीं जाएंगे, वो इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि हर स्टेट से इक्वल नंबर के लोग जाएंगे, नहीं। अब ये चीज क्या दिखाता है कि सारे स्टेट्स जो हैं वो एकदम से बराबर नहीं है, वो कहीं ना कहीं टेंड होते हैं किस तरफ? सेंटर की तरफ। तो ये यूनिटरी फीचर्स में आता है कि यूनियन जो है वो कंट्रोल करता है। हाँ, यूनियन से एक बात और आई, इंडिया को कभी जो है फेडरल नहीं बोलते, फेडरल कंट्री नहीं बोलते हैं, ठीक है, या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बोलते हैं। इंडिया को कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, कभी कहीं भी इंडिया के लिए जो है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं आया है, जबकि वैसे यूनियन और फेडरेशन की मीनिंग एक ही होती है, मतलब वैसे हिंदी मीनिंग कहलवा इस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस है वही इंडिया में ये चीज क्रिएट हो रही है। दूसरा क्या है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन तो है इंडिया में, लेकिन एक चीज है कि इंडिया के पास कुछ ज्यादा सोर्सेज हैं फाइनेंशियल गेन के, और इंडिया जो है वो स्टेट्स को टाइम टाइम पे ऐड और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को भी देता रहता है, मतलब फाइनेंशियल ऐड देता रहता है, ठीक। और क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इंडिया में यूनियन टेरिटरीज यानी यूटीज हैं, जो डायरेक्ट एग्जांपल्स है किसके? यूनिटरी फीचर्स के। तो आई होप आपको फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स इंडिया में जो दोनों पाए जाते हैं, इसकी वजह से इंडिया को क्वासी फेडरल या फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट कहते हैं। और यूनिटरी फीचर्स का आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर कभी भी इंडिया में इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो जाए, ठीक है, तो इमरजेंसी की सिचुएशन में हमेशा जो है इंडिया तुरंत एकदम से यूनिटरी टाइप की गवर्नमेंट हो जाती है, पूरा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप में खत्म हो जाता है जितने टाइम के लिए इमरजेंसी होती है। तो इंडिया का फेडरल सेटअप कैसा है वो आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, तो पूरा जान लेते हैं कि ये क्या है, कैसे होता है। तो देखो ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट के जो ऑर्गन है वो 3 हैं, जिसमें आपका लेजिस्लेचर आता है जो जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, ये लॉज बनाते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव आता है जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक, जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, ठीक है। और फिर जुडिशियरी आती है जो कि जस्टिस का काम करती है, ठीक है, जस्टिस देने का काम करती है। अब इसमें से हमको पढ़ना किसको है? पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट का किस तरीके से है? देखो पार्लियामेंट जो है इसके क्या है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसके जो है मतलब 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 3 चीजों से मिलकर के पार्लियामेंट बनी है, जिसमें प्रेसिडेंट है, लोकसभा है और राज्यसभा है। अब जो प्रेसिडेंट है
तो प्रेसिडेंट देखो, इनमें से दोनों हाउसेज में से किसी का मेंबर तो नहीं होता है, लेकिन इनका एक इंटीग्रल पार्ट जरूर होता है। इंटीग्रल मतलब जो कभी अलग ना करा जा सके, तो इंटीग्रल पार्ट जरूर होता है। वो कैसे होता है, ये प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। अभी आप यहीं पे जान लो कि कोई भी बिल जो इन हाउसेस से पास होता है, जब तक प्रेसिडेंट की उस पर कंसेंट नहीं होती है वो एक्ट नहीं बन पाता है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस जारी करता है, जो कि पार्लियामेंट का ही काम है, जो कि एज अ लॉ वर्क करते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट का मेन काम लॉज बनाना है, वो लॉज बनाने में प्रेसिडेंट का भी हाथ होता है। इसीलिए प्रेसिडेंट इनका क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। बाकी दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट में, एक होती है लोकसभा जिसके और क्या नाम है, लोअर हाउस नाम है, और हाउस ऑफ पीपल है। ठीक है, वो इसीलिए है क्योंकि इनको पीपल यानी जनता डायरेक्ट वोट करती है और ये जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 5 साल बाद जब इनका टेन्योर खत्म होता है तो ये जनता के पास फिर से वोट मांगने जाते हैं, और अगर ये सही सही काम नहीं करे हैं तो जनता इनको वोट नहीं करती। इस तरीके से जनता इनको डायरेक्ट कंट्रोल करती है। दूसरा है द राज्यसभा, अपर चीज है, ऊंचे की चीज है, मतलब जनता से पूछ के बाहर चीजें ऐसे समझ लो। तो इसको हम अपर हाउस कहते हैं, या इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। उनके जो एस्पिरेशंस है, उनकी जो नीड्स हैं, उनको कंट्री की पार्लियामेंट में रेज करती है। ठीक है, आर्टिकल 79 जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ये प्रोविजन है कि देश में क्या होगा, एक पार्लियामेंट होगा जिसके दो हाउसेज होंगे, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और प्रेसिडेंट जो है उसका एक इंटीग्रल पार्ट होगा। ठीक, अब इसमें जो हमें लोकसभा और राज्यसभा के टर्म और कंपोजिशन ऐसा पढ़ना था, वो हम लोग यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक, ये ही सब पढ़ने का बेहतरीन तरीका होता है और इससे ये चीजें हमें कंफ्यूज नहीं करेंगी, हमेशा याद रहेंगी। तो टर्म या टेन्योर सेम चीज है। अगर इसकी बात करो तो लोकसभा का 5 ईयर का होता है, ठीक, और राज्यसभा का 6 ईयर का होता है। कहने का मतलब जो मेंबर लोकसभा के लिए इलेक्ट होगा वो 5 ईयर तक रहेगा, इसके बाद फिर से उसको इलेक्ट होना पड़ेगा अगर उसको मेंबर बनना है, और राज्यसभा में 6 ईयर के लिए। लेकिन राज्यसभा के पास क्या है, 5 ईयर के बाद में लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन ये भी है कि जो 5 साल की उसकी एक्सपायरी है उसके पहले भी डिसॉल्व करी जा सकती है, उसके अपने रीजंस हैं। ठीक, और और भी रीजंस हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि ये टर्म बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब 5 ईयर का टेन्योर है, लेकिन मान लो लोकसभा अनरूली हो गई या कोई रीजंस हैं तो उनको डिसॉल्व कर सकते हैं, और या इमरजेंसी वगैरह की सिचुएशन है तो ये 5 ईयर का टाइम बढ़ाया भी जा सकता है। अब राज्यसभा की बात करो तो राज्यसभा में क्या होता है, जब ये 6 ईयर का टेन्योर पूरा होता है ना, तो ऐसा नहीं कि सारे मेंबर्स का एक साथ में पूरा होता है और राज्यसभा पूरी तरीके से खाली हो जाती है या डिसॉल्व हो जाती है। राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है कि हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर होते हैं और उसकी जगह नए मेंबर आ जाते हैं। इसलिए कभी ऐसा टाइम नहीं आता है कि सारे के सारे मेंबर एक साथ रिटायर हो रहे हों। इसलिए राज्यसभा को क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस कहते हैं, और राज्यसभा ही ऐसा हाउस है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता है। अब कंपोजिशन की बात कर लें, जिसमें कि हमको पढ़ना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं। तो लोकसभा में 550 होते हैं। बेटा 552 आपको ओल्ड बुक में लिखा मिलेगा, क्योंकि क्या होता था कि 2 मेंबर जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किए जाते थे, जो कि अब खत्म कर दिए गए, तो अब 550 ही मिलेंगे। जिसमें 530 जो है वो कहाँ से आते हैं, स्टेट्स से। जैसे लोकसभा के 80 एमपीज हैं, इस तरीके से एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, और 20 आते हैं यूनियन टेरिटरीज से। ठीक, तो कुल मिला के मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 का मतलब कि इतने मेंबर्स ही हो सकते हैं लोकसभा में। ठीक है, हालांकि इससे कम है अभी। अब मान लो इसे ज्यादा होना होगा, लोकसभा की सीट्स मान लो बढ़ेंगी तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा ये चीजें। और राज्यसभा में कितने हो सकते हैं, 250। किस तरीके से, इसमें 230 जो है वो इलेक्टेड हैं और 12 जो है वो नॉमिनेट करे जाते हैं। क्वेश्चन आता है कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। और नॉमिनेशन का बेसिस क्या होता है, ये नॉमिनेट किए जाते हैं अमंग द पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज इन मैटर्स सच एज आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज। इन सब फील्ड के जो काफी फेमस पर्सनालिटीज होती हैं, जिनके पास स्पेशल नॉलेज होता है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, ऐसे लोग क्या होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं।
क्वालिफिकेशन की बात कर ले, मान लो अभी आप में से किसी को लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना है तो कैसे बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? तो पहली चीज है आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। लोकसभा के लिए आपकी एज 25 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए, मतलब 25 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो आप नहीं बन सकते। हाँ, लास्ट लिमिट की एज लिमिट नहीं है, मतलब आप जब तक जिंदा हो आप बन सकते हो। और राज्यसभा में बाकी क्वालिफिकेशन सेम है, बस एज वाली बात है कि यहाँ पे आप 30 ईयर्स से कम के हो तो नहीं बन सकते। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए थोड़ी ज्यादा मेच्योरिटी चाहिए, 5 साल की ज्यादा मेच्योरिटी, ठीक। और बाकी क्वालिफिकेशन सेम है, जिसमें ये है कि उसका नेम इलेक्टोरल लिस्ट में होना चाहिए, मतलब वो एक वोटर होना चाहिए। शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मतलब वो कोई ऑफेंडर ना हो, कोई क्रिमिनल ना हो, ठीक। वो इंसॉल्वेंट ना हो। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि बैंक वैंक से पैसा लेकर के खा गया हो, बैंक करप्ट हो और उसके पास कोई प्रॉपर्टी अपनी ना हो, ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक, यानी दिवालिया ना हो, हिंदी में बोलेंगे दिवाला ना निकल गया हो उसका। शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड, मतलब पागल ना हो, ठीक, साउंड माइंड का पर्सन हो। और शुड नॉट होल्ड एनी हाउस ऑफ प्रॉफिट, पूरी बात है, शुड नॉट होल्ड एनी हाउस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में किसी हाउस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो। आप आसान भाषा में समझो कि सरकारी नौकरी ना करता हो। इसमें अगर वो मान लो एमपी है, एमएलए है, ठीक है, इस तरीके की मान लो अगर वो कोई मतलब इस तरीके के पब्लिक फिगर है, इस तरीके का, ठीक है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको हाउस ऑफ प्रॉफिट में नहीं माना जाता है। अब इलेक्शन कैसे होता है? लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जनता डायरेक्ट वोट करती है। किससे? एडल्ट सफरेज से। बेटा एडल्ट सफरेज का मतलब ये होता है कि कंट्री के वो सिटीजन जो 18 ईयर मतलब 18 की एज क्रॉस कर चुके हैं, मतलब 18 या मोर हैं, ठीक है, उनको वोट करने का राइट्स है, ठीक है, जो कि जेंडर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड इन सबके बियॉन्ड है, मतलब ये सब मैटर नहीं करते हैं। हर वो पर्सन जो 18 प्लस का हो चुका है वो वोट कर सकता है, ये एडल्ट सफरेज है इसका मीनिंग, ठीक। फ्रॉम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब एक एरिया होता है, हर एरिया से एक ठू मेंबर इलेक्ट होता है जो कि वहां की जनता उसको इलेक्ट करती है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है? इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यह है कि जनता ने, जैसे नीचे जनता है, ठीक है, इसने किसी को वोट किया और ये लोग इनको वोट करेंगे, यानी जनता ने डायरेक्ट वोट नहीं किया, ये इनडायरेक्ट वोटिंग हुई। इसको इनडायरेक्ट वोटिंग कहते हैं। जैसे आपका प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्ट वोटिंग होती है उसकी, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है उसकी इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। ऐसे राज्यसभा मेंबर भी इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। कौन इलेक्ट करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, ठीक है, वहां के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इनका इलेक्शन करते हैं, इनको वोट करते हैं। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? जो हाउस ऑफ बिजनेस है, यानी जैसे भाई संसद है, पार्लियामेंट है, उसका काम काज चलेगा तो सारे इतने लोग इलेक्ट होकर के आएंगे। मान लो जैसे मान लो 550 मेंबर्स ही इधर आ जाएं, इधर 250 मेंबर्स ही आ जाएं, तो ये लोग जब पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे तो कोई एक हेड तो होना चाहिए जो इनको कंट्रोल करेगा। तो दोनों हाउसेज में वो हेड करने वाले जो लोग होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको स्पीकर कहते हैं, और जो राज्यसभा का होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट वही जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है। अब जो स्पीकर जो होता है, ठीक, वो अपने ही मेंबर्स के बीच से इलेक्ट होता है, यानी वो खुद लोकसभा का मेंबर होता है और लोकसभा के दूसरे मेंबर्स उसको वही इलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट नहीं करते हैं और ना ही वो राज्यसभा का मेंबर होता है। उसका इलेक्शन दूसरी तरीके से होता है, लेकिन वो क्या होता है? वो इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक। इसीलिए इसको एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बोलते हैं, ठीक। और इसका नाम क्या है? जैसे इसका नाम स्पीकर है तो इसको हम बोलते हैं चेयरमैन। इसको क्या बोलते हैं? चेयरमैन बोलते हैं। और एक्स ऑफिसियो क्यों बोला गया? क्योंकि ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है और ना अकेली राज्यसभा इसको इलेक्ट करती है। अब पावर और फंक्शन में आओ देख लो। तो सबसे पहले देख लो कि दोनों की जो कॉमन पावर फंक्शन है, मतलब जो दोनों दोनों के काम है वो कौन कौन से हैं। हालांकि पार्लियामेंट में भी हम लोग इनको फिर से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी देख लो कि ये है इनके इलेक्टोरल फंक्शन। हालांकि ये सिलेबस में इस तरीके से नहीं आएगा, लेकिन जानकारी तो रहनी चाहिए, जिससे मान लो उल्टा सीधा कुछ पूछ ले तो जान तो पाओ। तो ये है इनके इलेक्टोरल फंक्शन, जिसमें ये प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ये दोनों लोगों के पास ये पावर है, दोनों लोग मिलकर इलेक्शन करते हैं। इम्पीचमेंट जो है, इम्पीचमेंट प्रीसीडिंग्स
against the president or judge of Supreme Court or High Court can be initiated in either house. सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज या प्रेसिडेंट, इन सबको उनके उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है केवल एक प्रोसेस के थ्रू, जो कि है इम्पीचमेंट की। तो इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो पार्लियामेंट में ही शुरू होती है और ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इनिशिएट करी जा सकती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, यानी इस मामले में भी दोनों के पास इक्वल पावर है। जो नॉन मनी बिल हैं वो किसी भी हाउस में क्या करे जा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं। नॉन मनी बिल किसी भी हाउस में, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं और राज्यसभा में भी। ठीक, दोनों हाउसेज जो हैं वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करती हैं। ठीक, एग्जीक्यूटिव यानी जो कैबिनेट होती है, जो मिनिस्ट्री होती है, उस पर कंट्रोल करती है। हालांकि लोकसभा के पास ज्यादा कंट्रोलिंग पावर है क्योंकि इसके पास जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है और वो किसी भी मिनिस्ट्री को, किसी भी मिनिस्टर को ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। ये काम राज्यसभा नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन क्वेश्चन आवर के थ्रू और इन सब के थ्रू कंट्रोल ये भी करती है। अब एक्सक्लूसिव पावर्स कौन कौन से, एक्सक्लूसिव का मतलब आप ऐसे समझो कि ऐसे कौन से पावर हैं जो केवल लोकसभा के पास हैं और ऐसे कौन से पावर हैं जो केवल राज्यसभा के पास हैं। तो मनी बिल को लेकर के एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा के पास है, मतलब मनी बिल केवल और केवल ओरिजिनेट कहाँ करे जा सकते हैं, लोकसभा में। मनी बिल कभी भी राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं करे जा सकते। मनी बिल पर कोई डिसीजन भी राज्यसभा नहीं ले सकती है। मनी बिल को इनके यहाँ 14 डेज के लिए भेजा जा सकता है कि लो तुम पढ़ लो और तुम्हारी इच्छा हो तो तुम बता दो कि इसमें क्या सही करना है कि नहीं करना है, ये हम ही डिसाइड करेंगे, तुम बस मन की भड़ास निकाल लो। ठीक है, ये है। और दूसरा कौन सा पावर है कि लोकसभा अलोन कैन वोट अ मिनिस्ट्री आउट ऑफ ऑफिस बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो केवल और केवल कहां पास होते हैं, लोकसभा में, और उसी के थ्रू जो है वो मिनिस्ट्री को आउट ऑफ ऑफिस कर सकती है। ये काम राज्यसभा, ये जो पावर राज्यसभा का नहीं है। और ये है कि अगर मान लो कोई जो नॉन मनी बिल है उस पर कोई डेडलॉक क्रिएट हो जाती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा का आपस में कोई बात नहीं बनती है, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। और ज्वाइंट सिटिंग में जब वोटिंग होती है ना, तब लोकसभा जो है वो प्रीवेल करती है। वो इसीलिए क्योंकि इसकी मेंबर ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा है, वही वोटिंग होगी तो इसके पास 550 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है और इसके पास केवल 250 की है, तो हमेशा जीत इन्हीं की हो जाती है। अब राज्यसभा के पास क्या एक्सक्लूसिव पावर है, राज्यसभा के पास पावर ये है कि जो भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, बेटा देखो फेडरल सेटअप में जो है वो सब्जेक्ट मैटर डिवाइड करे गए होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। इंडिया में भी ऐसा है, इंडिया में यूनियन लिस्ट है जिसमें सेंट्रल लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट है जिस पर स्टेट्स लॉ बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में ऐसे मैटर्स हैं जिसपे स्टेट और यूनियन दोनों लॉज बना सकते हैं, हालांकि कोई डेडलॉक हुआ तो सेंटर की बात ही मानी जाएगी। और इसके अलावा आपकी कुछ रेसिड्यूरी पावर्स हैं। खैर, तो 3 लिस्ट हुई ना, तो स्टेट पे स्टेट ही बना सकती है। बट अगर राज्यसभा को ये लगता है कि कोई भी स्टेट का सब्जेक्ट मैटर जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है और उस पर पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, तो वो अपना एक रेजोल्यूशन जो है 2/3 मेजॉरिटी से पास करती है और उस पर यूनियन पार्लियामेंट लॉज बना सकती है। तो ये किसके पास पावर है, राज्यसभा के पास पावर है। दूसरा ये है कि क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस इन नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट में अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी होगी तो ये राइट केवल किसके पास है, राज्यसभा के पास है। ऑल इंडिया सर्विसेज में जैसे IAS, IPS, IFS ये सब आते हैं ना। अब मान लो कोई और एक फील्ड क्रिएट हुआ जिसमें ये लगा कि एक पोस्ट और कोई क्रिएट करनी है, तो वो काम कौन करेगा, वो राज्यसभा के पास वो पावर है, वो पावर लोकसभा के पास नहीं है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब हम लोग आते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स पे, मतलब पार्लियामेंट प्रोसीजर क्या होता है कि इसमें रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज होती हैं। किसके लिए, फॉर प्रॉपर ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस, कि बिजनेस ऑफ द हाउस जो है मतलब किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा की कैसी वर्किंग होती है, ये सब कहाँ डिसाइड होगा, कैसे चलेगा। ठीक है, ये चीज ये क्या होती है, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले सेशंस के बारे में, ये जो हेडिंग जो लिखी है सब सिलेबस का पार्ट है, एज इट इज मैंने एकदम से सिलेबस उठाया है, सब टू द पॉइंट है, इसमें एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है और कुछ भी कम नहीं है। यानी इतना पढ़ने के बाद में आप ये जानो कि कुछ भी आपसे छूटने वाला नहीं है। तो ब्रीफ आइडिया ऑफ द सेशन, मतलब सेशन में क्या क्या होता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो सम्मन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ईच हाउस मतलब दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, उनको कौन सम्मन करता है,
आपका आंसर क्या रहेगा, प्रेसिडेंट समन करता है। ठीक, आर्टिकल 87 के क्लास 1 में ये प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट जो है वो सेशन को, यानी जब पार्लियामेंट को वो समन करता है तो उसका जो सेशन होता है उसको वो एड्रेस करता है, और 2 बार एड्रेस करता है, 2 ओकेजन पे। पहला ओकेजन ये होता है कि जब जनरल इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है, मान लो जैसे अभी 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बनी, या मान लो फिर 2019 में बनी, तो सबसे पहले जो लोकसभा का सेशन हुआ तो उसको कौन एड्रेस करेगा, प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा। और हर साल का जो पहला सेशन होता है, हर नए साल का पहला सेशन जो होता है उसको भी प्रेसिडेंट क्या करता है, एड्रेस करता है। ठीक, फिर क्या है, ईच हाउस शैल मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर एंड द इंटरवल बिटवीन टू हाउसेज शैल बी लेस देन 6 मंथ। मतलब जो हाउसेज हैं, ठीक है, उनका सेशन साल में कम से कम 2 बार जरूर होना चाहिए, और उन 2 सेशन के बीच में 6 मंथ का कम से कम गैप होना चाहिए। ये नहीं कि 1 जनवरी में हो गया और 1 फरवरी में हो गया, बस बात खत्म। ठीक है, ऐसे नहीं, फिर तो पूरा टाइम बचा रह जाएगा इधर का ना। तो वैसे जनरली मतलब 2 होने चाहिए जिनके बीच में 6 मंथ से कम का गैप, मतलब 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। बट नॉर्मली 3 सेशंस होते हैं, समर, मानसून और विंटर। टाइम पीरियड भी है, समर फरवरी से मई वाला होता है। ठीक है, यही बजट सेशन होता है अपने यहाँ इंडिया में। फिर मानसून सेशन होता है जुलाई से सितंबर वाला होता है, और विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर में। 3 सेशंस अपने यहाँ होते हैं। अब बात आती है कोरम क्या होता है। कोरम कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन अ मीटिंग टू बिगिन इट। मतलब कोई भी सेशन शुरू करना है पार्लियामेंट का तो कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए तभी वो मीटिंग शुरू हो सकती है। ठीक, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वही कोरम होता है। तो ये 1/10 होनी चाहिए दोनों हाउसेज में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में। तो राज्यसभा में 550 मेंबर है तो उसका 1/10 55 हुआ, और लोकसभा में 250 है तो उनका 1/10 कितना हुआ, 250। यानी नंबर में इतने रिक्वायरमेंट होते हैं दोनों में, और अगर आप इसमें आओ फ्रैक्शन में तो 1/10 होनी चाहिए। ठीक, अब आते हैं मतलब जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसी में, जैसे कैसे दिन का काम शुरू होता है। तो दिन का काम शुरू होता है क्वेश्चन आवर के साथ में। ठीक, यानी सिटिंग के फर्स्ट आवर में, जो कि नॉर्मली 11 AM से स्टार्ट होता है, उसको क्वेश्चन आवर कहते हैं। क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं, मतलब जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, ठीक, वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं पब्लिक इंटरेस्ट पे। एक चीज बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको नहीं पता है आप ये जानो कि जो मिनिस्टर्स हैं ना, जो मिनिस्टर्स हैं, मान लो इनको हम कह रहे हैं मिनिस्टर्स। ठीक, तो ये लोकसभा में ये जो है ना, ये पार्लियामेंट से ही निकल करके जाते हैं। ये कहाँ से निकल करके जाते हैं, पार्लियामेंट से ही निकल करके जाते हैं। ठीक, यानी ये ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, तो वो भी वहीं पर बैठते हैं उसी में। और चूंकि वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसलिए जो मिनिस्टर्स नहीं हैं वो लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। जनरली ये काम अपोजिशन वाले करते हैं जिनकी गवर्नमेंट नहीं होती है। जैसे अभी मान लो आप पार्लियामेंट में देखोगे तो कांग्रेस वाले क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि वहां पे बीजेपी वाले लोग जो बैठे हैं जिनकी गवर्नमेंट है उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पर्टिकुलरली उनके मिनिस्टर्स से पूछा जाएगा। राइट, क्वेश्चन जो होते हैं वो किसको एड्रेस करे गए होते हैं, चेयर को। चेयर का मतलब अगर लोकसभा में है तो क्वेश्चन एड्रेस करे गए होते हैं स्पीकर को, अगर राज्यसभा में है तो चेयरमैन को यानी वाइस प्रेसिडेंट को, और अगर वो एडमिट करता है तो फिर गवर्नमेंट जो है उसको उसका आंसर करना पड़ता है। अब जो ये क्वेश्चन पूछने का जो राइट है ना, इसी को बेटा इंटरपेलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज इंटरपेलेशन, तो क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चन पूछने का राइट है ना गवर्नमेंट से, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरपेलेशन। इसी इंटरपेलेशन के थ्रू ही जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट पे क्या करती है, कंट्रोल करती है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चन है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, स्टार्ड जिनपे एस्ट्रिक मार्क लगा होता है, और अनस्टार्ड जिनमें नहीं लगा होता, फिर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, स्टार्ड क्वेश्चन और अनस्टार्ड क्वेश्चन दोनों जो हैं वो 10 डेज की प्रियर नोटिस पर ही पूछे जाते हैं। मतलब पहले 10 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है कि हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शॉर्ट नोटिस के लिए कोई भी नोटिस नहीं देनी पड़ती, क्योंकि ये अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं। स्टार्ड वाला जिसमें स्टार लगा होता है ना, इसका ओरल आंसर देना होता है।
जिस भी मिनिस्टर से यानी गवर्नमेंट के जिस भी मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो उसका ओरल आंसर देगा, और जब वो ओरल आंसर देगा तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस उससे पूछे जा सकते हैं। मतलब कोई उसने आंसर दिया तो उससे कोई और एक क्वेश्चन बन गया तो वो भी उससे पूछा जा सकता है। ठीक, एस्टेरिस्क मार्क होता ही इसीलिए इसको स्टार्ट बोलते हैं। एक दिन में जो है 20 क्वेश्चन जो है वो लिस्टेड करे जाते हैं ओरल आंसर के लिए। ठीक, अब अनस्टार्ड में क्या है, अगर स्टार्ट नहीं लगा इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन का आंसर जो देना है रिलेटेड मिनिस्ट्री को वो रिटन में दे देगा, उसको ओरल आंसर नहीं करना है। और जब ओरल नहीं करना है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे नहीं जाने हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सामने खड़ा होकर कोई जब आंसर देगा तब तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। आपसे क्लास में अगर मान लो ओरल क्वेश्चन आंसर टीचर कर रहा है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछेगा, और अगर मान लो रिटन एग्जाम है तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहाँ होते हैं। और शॉर्ट नोटिस क्या है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है। बाकी चीजें इसमें सारी वैसे ही होती हैं जैसे स्टार्ट वाले में होती हैं सारी चीजें, बस इसमें एक चीज है कि स्टार्ट वाले को गवर्नमेंट जो है वो ऑब्लाइज्ड होती है आंसर करने के लिए, बट इसमें ये है कि जो रिलेटेड मिनिस्टर है वो आंसर देना चाहे तो एक्सेप्ट करे और चाहे तो रिजेक्ट कर दे। ठीक, ये उसके हाथ में होता है। फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का ही एक और चीज है कि जीरो आवर क्या होता है। बेटा जीरो आवर जैसा कोई भी टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक, ये मीडिया का बनाया हुआ चीज है, हालांकि ये होता है 12 नून पे स्टार्ट होता है और लंच टाइम 1 PM तक ये चलता है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है वेरियस इश्यूज पे, पार्लियामेंट क्या करती है वेरियस इश्यूज पे गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछती है, उस पर डिस्कशन करती है। इसका पर्पज ये होता है क्योंकि पार्लियामेंट का जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी उसका बिजनेस होता है, वो सब जनता भी देखती है, तो उसके सामने ये लाना होता है कि जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है वो उसका फेलियर कहाँ पे है, कहाँ पे उसको क्रिटिसाइज करा जा रहा है, और इससे जो अपोजिशन वाले लोग होते हैं वो अपने लिए नेक्स्ट इलेक्शन में सपोर्ट इकट्ठा करते हैं। राइट, अब है टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं। ठीक है, मतलब मोशन के कुछ टाइप्स हैं जिसमें आपके सिलेबस में दो हैं, एजर्नमेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। एजर्नमेंट मोशन क्या होता है, एजर्न माने क्या होता है, बंद करना, काम को बंद करना, एडजर्न करना। ठीक, मतलब परमानेंट बंद नहीं करना, पोस्टपोन जैसा समझ लो। तो एजर्नमेंट क्या है, द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस फॉर डिस्कशन ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर, यानी अगर कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर आ गया। ठीक, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जैसा नहीं है ज्यादा अर्जेंट वाला, जैसे मान लो अभी जल्दी में उत्तराखंड में कोई डैम कोलैप्स हो गया था, ठीक है, ये हो जाए, कहीं पे बड़ी रेल एक्सीडेंट हो जाए, इस तरीके का जब मैटर होता है तब बाकी जो कामकाज है पार्लियामेंट के जो नॉर्मल सेशन है वो सब क्या कर दिए जाते हैं, एडजर्न कर दिए जाते हैं और उनको डिस्कस करा जाता है। ठीक, इसके अलावा भी एडजर्न मोशन और कुछ कामों में हो सकता है, जैसे वांट ऑफ कोरम, अगर मान लो सिटिंग के पहले कोरम नहीं पूरा है, मान लो सेशन चल रहा है बट किसी पर्टिकुलर डे कोई कोरम ही नहीं, मतलब मीटिंग के लिए रिक्वायर्ड नंबर में मेंबर नहीं है, तो हाउस एडजर्न कर दिया जाएगा। अगर हाउस अनरूली हो जाए, अनरूली होने का मतलब ये है कि आप लोगों ने अगर कभी भी पार्लियामेंट का सेशन देखा होगा, नहीं देखा होगा, तो यूट्यूब पे RS टीवी इस तरीके की या LS टीवी, लोकसभा टीवी, ये सब चैनल हैं यूट्यूब पे, आप इन पे पार्लियामेंट का सेशन देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि अपोजिशन वाले इतना चिल्लाने लगते हैं, कूदने लगते हैं, पेपर उछालने लगते हैं कि वहां का हाउस बिजनेस जो है वो सही से नहीं चल पाता है, तो उसको बोलते हैं अनरूली हो गया है हाउस। ऐसे सिचुएशन में फिर क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में जो चेयरपर्सन होता है, यानी जो चाहे स्पीकर हो या उधर वाइस प्रेसिडेंट हो, वो क्या करते हैं, हाउस को एडजर्न कर देते हैं। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, ठीक, तो फिर एडजर्न कर देते हैं। और अगर स्पीकर को ऐसा लगता है कि हाँ हाउस को एडजर्न करना चाहिए, तो स्पीकर के पास में जो है एक्सक्लूसिव पावर होते हैं इन सब चीजों को लेकर के। ठीक है, तो वो खुद से भी क्या कर सकता है, एडजर्न कर सकता है। हाँ, एडजर्नमेंट में और प्रोरोगेशन में डिफरेंस है। प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाए तो सेशन को खत्म करना, सेशन की एंडिंग जो है वो प्रोरोगेशन कहलाती है, और एडजर्नमेंट जो है वो हाउस के बिजनेस को एंड करने को ही एडजर्नमेंट कहते हैं। ठीक, दूसरा मोशन है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या मतलब है, देखो अभी ऊपर जब आपने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जो है जनरल इलेक्शन के बाद में फर्स्ट सेशन को एड्रेस करता है, तो जो फर्स्ट सेशन को एड्रेस करता है ना, उसको एक और नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है मोशन ऑफ थैंक्स। क्या बोला जाता है, मोशन ऑफ थैंक्स। और वो सही माने में है आपका कॉन्फिडेंस मोशन। क्या है, कॉन्फिडेंस मोशन है। मतलब वहां पर ये होता है कि जो मेंबर्स होते हैं
वो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट बन करके आती है उसमें वो अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और उसके लिए वहां पर एक वोटिंग वहां पर भी होती है, और अगर वो वोटिंग पास हो गई तभी वो गवर्नमेंट चलती है। यानी फिर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे कैबिनेट से है, मिनिस्ट्री से है, वो तब तक ही चलती है जब तक उसका कॉन्फिडेंस होता है लोकसभा में। ठीक, यानी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। जब तक लोकसभा का उसमें कॉन्फिडेंस है तब तक ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो चलती है। ठीक, अगर मान लो लोकसभा क्या करती है, अगर लोकसभा को ये लगता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सही से अपना काम नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो वो क्या करती है, इस चीज को असर्टेन करने के लिए क्या हमारी पूरी लोकसभा में वो अपना कॉन्फिडेंस बना के रख पाए हैं, इसके लिए कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव कराया जाता है। इसके लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 50 मेंबर्स जो हैं इस मोशन के पहले सपोर्ट में होने चाहिए, तभी ये मोशन इनिशिएट करा जा सकता है। और फिर अगर ये मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। इसको आपको एग्जांपल समझाते हैं, अगर आप न्यूज देखे होंगे, न्यूज में रहे होंगे, अभी मोदी गवर्नमेंट में ही राहुल गांधी जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लेकर के आए थे, अगर आपको याद होगा, जिसमें आपको वो सब अगर नहीं याद होगा तो इतना याद होगा, जिसमें राहुल गांधी ने आंख मारी थी और मोदी जी को जाके हक किया था, गले लगाया था, हो सकता है अब आपको याद आ गया हो। तो वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन था जो कि 50 मेंबर्स ने उसको सपोर्ट तो करा था लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। अगर पास हुआ होता तो मोदी गवर्नमेंट को वहां पे क्या करना होता, रिजाइन करना पड़ता। ठीक, तो ये हो गए जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। अब आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट मतलब इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक साथ में देखेंगे क्या फंक्शंस है। सेपरेट क्या चीजें हैं वो हम लोग अभी ऊपर जो है एक्सक्लूसिव वाले में देख चुके हैं, ठीक है। तो सब इनके कौन कौन से वो भी पढ़ने हैं सिलेबस के हिसाब से, लेजिस्लेटिव फंक्शन पढ़ने हैं, फाइनेंशियल पढ़ने हैं, और कैसे एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करती है वो देखने। तो लेजिस्लेटिव में क्या है, सबसे बड़ी बात है कि चूंकि ये लॉ मेकिंग बॉडी है तो लॉ बनाती है किस किस पे, सबसे पहले तो यूनियन पे बनाती है जो कि इसका फील्ड ही है। यूनियन मैटर कौन कौन से, जैसे डिफेंस का मैटर है, बैंकिंग का है, कम्युनिकेशन का है, फॉरेन अफेयर्स का है, इस पे यूनियन पार्लियामेंट ही लॉज बनाएगी। कंकरेंट लिस्ट पे, कंकरेंट वो होती है जिसपे स्टेट्स और यूनियन दोनों बना सकते हैं, हालांकि जब डेडलॉक होगा किसी मैटर को लेकर के तो यूनियन यूनियन ही सुपीरियर वहां पे होगा। तो कैसे मैटर, जैसे एजुकेशन, इस पे स्टेट भी लॉज बनाते हैं और यूनियन भी बनाता है, फॉरेस्ट को लेकर के, एडॉप्शन को लेकर के, सक्सेशन को लेकर के, ट्रेड यूनियन को लेकर के, दोनों बनाते हैं। फिर रेसिड्यूरी पावर, रेसिड्यूरी पावर का मतलब ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना या जब लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में कोई एक ऐसा मैटर आ गया जिस जो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो किसके पास जाएगा, उस पे यूनियन ही लॉस बनाएगा। ठीक, इसके अलावा स्टेट लिस्ट पे, स्टेट लिस्ट पे नॉर्मली तो भाई फेडरल सिस्टम है, स्टेट्स इंडिपेंडेंटली अपना उस पे वर्क करता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस हैं जिनके अंडर स्टेट लिस्ट पर भी यूनियन जो है वो क्या करता है, लॉस बनाता है। जैसे अगर इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो स्टेट लिस्ट के मैटर भी यूनियन उस पर भी लॉस बना सकता है। अगर राज्यसभा कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दे, जो अभी हम लोग ऊपर राज्यसभा के एक्सक्लूसिव पावर में पढ़ चुके हैं, इसके अलावा अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स इस ओपिनियन में है कि इस मैटर पे हमारे लिए यूनियन को लॉ बनाना चाहिए तो उस पे यूनियन उस पे लॉ बनाएगी। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है, फेडरल सेटअप की पूरी इज्जत बरकरार रखी जाती है, इसीलिए जितने स्टेट्स चाहते हैं ना कि वो लॉ बनाया जाए वो लॉ उन्हीं स्टेट्स पर ही लागू होगा, वही बाकी सबके लिए नहीं होगा। अब फाइनेंशियल पावर क्या है, तो बजट से रिलेटेड, तो पार्लियामेंट ही जो है वो यूनियन बजट पास करती है। ठीक, पहले ये होता था कि जो देश का बजट होता था और रेलवे का बजट होता था वो अलग अलग आता था, बट 2017-18 से जो है यूनियन बजट में ही रेलवे बजट आ जाता है। ठीक, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होते हैं, जैसे मान लो जो बजट है, बजट क्या होता है, पूरे साल का ये एस्टिमेट होता है कितना खर्चा होगा और उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। ठीक, अब जैसे मान लो ये हुआ कि जो बजट पास हो गया लेकिन उस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो मनी अथराइज करा गया है वो सफिशिएंट नहीं है, खर्चा कोई ज्यादा बढ़ गया, जैसे मान लो कोरोना का टाइम आया, मान लो खर्चा ज्यादा बढ़ गया होता, तब क्या होता, तब एक डिमांड करी जाती है सप्लीमेंट्री ग्रांट की, पैसा कम पड़ गया है हमको और सप्लीमेंट चाहिए, सप्लीमेंट से समझ ही रहे हो, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट ही होता है। फिर वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, अगर मान लो
जैसे फर्स्ट अप्रैल जो होता है उसके पहले बजट पास होने जाना चाहिए। 1 अप्रैल से नया जो है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर तक ठीक बजट जो है वो पास नहीं हो पाया है, ठीक है, और तो पैसे की नीड तो पड़ ही जाएगी। तो जो एक डिवाइस होती है वोट ऑन अकाउंट नाम की जो डिवाइस होती है, फिर ये ऑथराइज करती है एग्जीक्यूटिव्स को कि वो फंड्स निकाल सके। कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड से। बेटा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है यही भारत सरकार की जान लो पॉकेट होती है, जिसमें जो टैक्स वैक्स से कलेक्शन होता है, यानी जो इनकम होती है वो यहाँ पे आती है और इसी में से वो खर्चे करती है। तो इसमें से पैसा निकाला जा सकता है अगर फाइनेंशियल ईयर तक बजट पास नहीं हो पाया है तो। और वो किससे निकाला जाएगा? वोट ऑन अकाउंट के बेस पे, ठीक है। इसके अलावा और फाइनेंशियल पावर्स क्या है इसके? सैलरीज, किसको कितनी सैलरी मिलेगी ये सब डिसाइड पार्लियामेंट करती है। कौन कौन से टैक्सेशन आएंगे, हालांकि ये सब बजट में ही डिसाइड होता है, कहाँ पे कितना टैक्स होना चाहिए तो भी पार्लियामेंट के हाथ में है। अब एग्जीक्यूटिव पे कैसे कंट्रोल करती है? तो एग्जीक्यूटिव पे देखो, इंटरपेलेशन अभी ऊपर आपने पढ़ा था, क्या है? क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चन पूछने का राइट होता है उसको इंटरपेलेशन करते हैं। क्वेश्चन पूछ करके, भाई किसी क्वेश्चन पूछोगे तो अगर उसको उसका आंसर देना पड़ेगा ना तो फिर वो ट्रांसपेरेंसी रखेगा। तो इस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन से, ठीक, ये भी अभी आप ऊपर पढ़ चुके हो। एडजर्नमेंट मोशन से, सेंसर मोशन से। सेंसर मोशन को हिंदी में कहते हैं निंदा प्रस्ताव, ठीक है, मतलब अगर कोई काम गलत करे अगर गवर्नमेंट तो उसका सेंसर करा जाता है, ठीक है, क्रिटिसाइज करा जाता है, जो कि पब्लिक भी देखती है। तो इस तरीके से। इसके अलावा कट मोशन से, कट मोशन जो है ये एक तरीके के जो है इकोनॉमिक बैरियर्स क्रिएट करे जाते हैं। इनके ये 3 टाइप के कट मोशन होते हैं, सिलेबस में नहीं है तो इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसमें डिसअप्रूवल, पॉलिसी कट है, इकोनॉमी कट है, टोकन कट है, ये सब कट मोशंस के टाइप हैं। जब फुल सिलेबस था तभी आपको पढ़ना होता था, ठीक। अब इसके बाद में स्पीकर और इलेक्शन बचता है। तो स्पीकर इलेक्शन कैसे होता है? स्पीकर आपको पता ही है कि लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, तो वो अपने ही मेंबर्स के बीच से, यानी लोकसभा के मेंबर ही उसको क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। और कब करते हैं? जो न्यूली इलेक्टेड हाउस होता है पहली बार जैसे ही वो मिलता है बस उसको क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, ठीक। यही पे बात आती है प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। तो जैसे हाउस इलेक्ट होते ही जो जैसे ही सेशन होता है तो उस टाइम उसके ठीक पहले जो है पहले वाला जो लोकसभा स्पीकर होता है वो अपने हाउस को वैकेंट कर देता है। तो उस सिटिंग के लिए जो हाउस जिसको एज अ स्पीकर उस टाइम पे मतलब स्पीकर की जगह पे प्रोसीडिंग के लिए बिठाती है उसको प्रोटेम स्पीकर या स्पीकर प्रोटेम कहते हैं। तो इस तरीके से इलेक्शन होता है और 5 ईयर के लिए होता है, ठीक। लेकिन ये है कि ही रिमेन्स इन हिज ऑफिस टिल अ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द न्यू लोकसभा इन इट्स फर्स्ट मीटिंग। जब तक नए लोकसभा जो है स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाते तब तक वो अपनी ऑफिस में रहता है। 5 ईयर का टर्म इसका होता है जितना कि लोकसभा का होता है, और लेकिन वो री इलेक्शन के लिए जितनी भी बार चाहे आ सकता है, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि इलेक्शन का कोई ये है कि बस तुम इतनी बार ही इलेक्ट हो सकते हो। अगर उसको रिजाइन करना हुआ तो किसको रिजिग्नेशन लेटर लिखेगा? डिप्यूटी स्पीकर को रिजिग्नेशन लेटर लिखेगा। तो ये है आपका टोटल, ठीक है। बस इतना ही आपको पढ़ना है। जैसे भी जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इसी में से बन जाएंगे। अब आपको इधर उधर कहीं नहीं भटकना है, किसी भी सैंपल पेपर पे, किसी भी स्टडी मटेरियल पे। ये आपको पीडीएफ जब भी आपको जरूरत लगे आप इसको पढ़ सकते हो, या दोबारा जरूरत पड़े तो आप ये वीडियो देख सकते हो और चीजें आपको क्या हो जाएंगी? अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।